गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21 पर दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है बेटा, दास प्रथा का उन्मूलन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी। तो इसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा हर आंदोलन के अंदर भाग लिया था और उसमें अपने हक के लिए क्रांति भी की थी उन्होंने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो वहाँ पर से दास प्रथा हटा दी गई थी। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडलोप और सैंट डोमिंग तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। क्या कह रहे हैं, इसमें जो उपनिवेश है, कैरिबियाई उपनिवेश है, यानी कि दूसरे देश का गुलाम होता है। मार्टिनिक, गौडलोप और सैंट डोमिंग तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे, यानी कि वे पूरा करते थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि दूसरे व्यक्ति दूर देश में जाकर काम करना चाहते हैं तो वो दूर देश में जाना नहीं चाहते थे। और इसका मतलब यहाँ था कि जो बागान होते हैं नील के, तंबाकू के, चीनी के, कॉफ़ी के, वहाँ पर श्रम यानी मजदूरों की कमी पाई जाती थी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये मजदूरों की श्रम की कमी थी, वहाँ पर इन कमी को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। दास व्यापार कब शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। दास व्यापार का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेना और उससे किसी भी व्यक्ति से खरीद लेना, उसको हम दास व्यापार कहते हैं। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नाते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। जो फ्रांसीसी सौदागर होते थे, यानी कि जो व्यापार करते थे और वो दास गुलामों का व्यापार करते थे, वो नाते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों से, सरदारों से वो क्या खरीदते थे? गुलाम खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक सागर के पार कैरिबियाई देशों की 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। अब इन दासों को क्या किया जाता था? खरीद लिया जाता था। और खरीदने के बाद जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसकी पहचान के लिए उनके हाथों पर दाग कर दिया जाता था, यानी कोई भी सिंबल, निशान बना दिया जाता था। और उसके बाद उनके हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देश तक 3 माह की लंबी यात्रा के लिए जहाज़ में ठूस दिया जाता था। ऐसा नहीं जहाज़ में आराम से बैठाते थे, ठूस दिया जाता था। बहुत सारे दास गुलामों को वो बंधक बनाकर ले जाते थे। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और फिर वहाँ जाकर जो बागान मालिक होते थे, जैसे चाय के, कॉफ़ी के, तंबाकू के, नील के जो बागान मालिक होते थे, उनको बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। अब जो यूरोपीय बाजार के अंदर जो चीनी की, कॉफ़ी की, नील की जो डिमांड्स बढ़ रही थी, तो दास श्रम यानी कि गुलामों से श्रम करवा कर और उसके बाद वहाँ पर ये जो यूरोप की जो डिमांड थी वो पूरी करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह है, ये लोग कैसे अच्छे फलते फूलते बने, यानी विकसित बने, तो दास व्यापार के कारण ही ये लोग समृद्ध नगर बन गए। अब यहाँ देखेंगे बेटा, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई थी। 18वीं सदी में सभी लोगों ने दास प्रथा को स्वीकार किया गया था। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, किंतु बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं।
यानी कि यहाँ पर जो असेंबली हुई थी, नेशनल असेंबली के अंदर ये डिस्कस किया गया था कि यहाँ पर व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार होते हैं तो वो उपनिवेशों में रहने वाले जो प्रजा होती है, जो गुलामों बनकर रहती है, जो गुलाम के देश में रहती है, उन लोगों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए फ्रांसीसी प्रजा के प्रदान किए जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई भी कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अब वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन तो उठा था कि भाई जो गुलाम है उन लोगों को मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि जो असेंबली थी वो उनको डर लगता था कि कहीं दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध का भय सताने लगा था, और उन्होंने ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं किया जिससे कि वो लोग उनको व्यक्तियों को मूलभूत अधिकार मिले, उनको गुलाम ही रहना पड़ा था। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। अब क्या हुआ, जब 1794 के अंदर लास्ट में कन्वेंशन फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी जो दास थे, गुलाम थे, उनको मुक्ति का कानून पारित कर दिया कि उनको छोड़ देना चाहिए। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, लेकिन जो ये कानून था ये छोटे समय के ही लिए लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। अब उसके 10 साल के बाद नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा शुरू कर दी बेटा। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब जो बागान मालिक थे उसमें से कौन से देश के लोग थे, अफ्रीकी निग्रो, उन लोगों को उन्होंने फिर से गुलाम बना लिया। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया था। यानी क्या कहते हैं, अब फ्रांसीसी उपनिवेश, फ्रांसीस के जो भी देश गुलाम थे उसमें से दास प्रथा का हटा दिया गया था। कब पूरी तरह से हटा दिया था, 1848 में पूरी तरह से वहाँ पर हटा दिया गया था। ठीक है बेटा। उसके बाद है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ठीक है बेटा, यहाँ पढ़ेंगे क्रांति और रोजाना की जिंदगी। जब क्रांतिकारी तो क्रांति में तो भाग लेते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी है जो हम कमाते हैं उसके ऊपर कैसे वो निर्भर थे उसके बारे में देखेंगे। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। क्या कह रहे हैं, क्या राजनीति लोगों का पहनावा, जो राजनीति होती है कि जो हम लोग पहनते हैं, उनकी बोलचाल या उनकी पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल नहीं सकती है। सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। 1789 के बाद ऐसे फ्रांस के ऐसे बहुत ज़्यादा महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, और ये सारे परिवर्तन क्रांतिकारी की वजह से आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखो, क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। यहाँ पर क्या है, बास्तिल जो किला था उसका विध्वंस कर दिया गया था लोगों ने, और 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो कानून अस्तित्व में आया बनाया गया वो कौन सा था, सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। अब ये सेंसरशिप क्या होता है कि जो पत्रकार होता है या कोई भी व्यक्ति कुछ लिखना चाहता है तो उसके अंदर क्या था कि पहले वो राजा को दिखाना पड़ता था और राजा अलाउ करता था तभी वो उसकी पत्रिका या पुस्तक प्रकाशित की जाती थी। लेकिन सेंसरशिप की समाप्ति का मतलब ये है कि प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, किताब है, अखबार है, नाटक है, को राजा के सेंसर अधिकार द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, जो घोषणा पत्र नेशनल असेंबली ने जो घोषणा पत्र लागू किया था उसमें क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की उसको स्वतंत्रता है, उसके मन में क्या आता है उसको अपने विचार, उसकी कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इन अधिकारों के तहत उन्होंने सेंसरशिप को समाप्त कर दिया है। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची। अब क्या हुआ, सेंसरशिप हटने के बाद लोगों ने अपने
बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों को बाढ़ आ गई, यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपने विचार लिखे, अखबारों के द्वारा फैलाए, पर्चों के द्वारा फैलाए, पुस्तकों के द्वारा फैलाए और ये हर लोगों के पास पहुंचने लगे, सस्ते में पहुंचने लगे और गांव-गांव तक ये फैल गए। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी, यानी कि जो जो फ्रांस में घटना घट रही थी उसके ऊपर उसके बारे में बताते थे और उसके ऊपर टिप्पणी की जाती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार भी व्यक्त किया जा सकता था और जो प्रेस वाले अखबार वाले होते हैं उनको भी स्वतंत्रता मिल गई थी कि वो कोई भी घटना घटती है तो उसके पक्ष में या उसके विरोध में कुछ भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे आज के समय में हमारे यहाँ पर हो रहा है। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञ व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखक को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही संभव था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो पढ़ना होता था वो तो सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग थे वही पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों के असंख्य लोगों में जाने लगे, यानी कि ये लोग जा जाकर जो अनपढ़ लोग थे उनको भी समझाया और इस तरह से क्रांतिकारी की हर जगह क्या हुआ, बदलाव आया और लोग अपने विचार व्यक्त करने लगे बेटा। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट पॉइंट है सारांश। अब सारांश में क्या कह रहे हैं ये देखेंगे, हम देखेंगे 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्या कर दिया, अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। अब वो क्या करने लगा, यूरोप के देशों में जाने लगा और वहाँ पर उन देशों को हराकर अपने विजय यात्रा शुरू कर दी। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसने जिन राज्यों के हराए वहाँ पर नए नए साम्राज्य बनाए गए और जो वहाँ के राजा बने वो उसके खानदान के ही लोगों को बना दिया गया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, यानी कि नेपोलियन क्या मानता था कि मैंने ही यूरोप को आधुनिकीकरण के दिया है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। कई बार ये पूछा जाता है कि नाप तोल की प्रणाली किसने, दशमलव पद्धति किसने शुरू की थी, तो ये नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, यानी कि शुरू में लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और लोगों को लगता था कि हमारे आके हमें आज़ाद करवाएगा और हमारा सराहनीय बनेगा। ठीक है, और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लेकिन लोगों को पता चलने लगा कि ये तो अपने आप ही पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है और इससे लोग उसकी जो सेना को थे वो हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारा लगभग ये चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। यहाँ देखो बेटा, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी, यानी कि जो आज़ादी मिलनी चाहिए और लोगों का हित करना चाहिए, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, यही फ्रांस की क्रांति के मूलभूत विचार थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और उनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाज ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासों से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण माने जाते हैं। अब बेटा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे कल। थैंक यू।